नमस्कार दोस्तों। आज संसद में और संसद के बाहर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा का चेहरा, चाल, चरित्र सब कुछ सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। यह पता चला कि जिस तरीके से वो तमाम आदर्शों की बात करते थे, वो अपने फायदे के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। आज सबसे पहले राहुल गांधी ने जहां भाजपा और नरेंद्र मोदी की नफरती विचारधारा पर संसद में और राजस्थान में हमला बोला, उन्होंने बताया, तथ्यों के साथ बताया कि किस तरीके से मणिपुर और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा कराई है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की और इस हिंसा में किस तरीके से लोगों का जीवन बर्बाद किया गया है कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। और देखिए, 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे 2-3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए, 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। और इसके जरिए उन्हें टुकड़ों में बांट दिया गया है। चाहे मणिपुर हो, चाहे बात की जाए यदि हरियाणा की, तो वहां पर भी हर जगह नफरत का खेल चल रहा है। और नफरत का खेल सिर्फ यही नहीं चल रहा है, देश के तमाम हिस्सों में चल रहा है। कहीं इनका सफल होता है, कहीं नहीं होता है। मणिपुर आज इसलिए भी चर्चा में है कि आज अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस था
और इस मौके पर आदिवासियों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ, वहां पर रहने वाले लोगों के साथ में जो हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन सब के साथ जो हुआ है वो दुर्दांत है, दुखद है और निंदादायक है। लेकिन सरकार, सत्ता को उस पर शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के बताया कि किस तरीके से नफरत की विचारधारा के जरिए और किस तरीके से वो किया गया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके तमाम सारे लोग झूठ बोलते हैं, और जब वो सच बता रहे थे तो वो कहते हैं कि झूठ मत बोलिए। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, झूठ हम नहीं बोलते, आप बोलते हैं, देशद्रोही आप हैं, भारत माता की हत्या आपने करी है और आप नकली राष्ट्रवादी हैं, असल में आप देशद्रोही हैं, आप देश से प्रेम नहीं करते। इन सब बातों को राहुल गांधी ने जब तथ्यों के साथ बताया तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सबकी बिल्कुल हवा उड़ गई। उन्होंने धीरे से अडानी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी टिकड़ी की भूमिका भी बता दी और इसी कारण से आज भाजपा बिलबिलाई हुई थी। और शाम को जब देश के गृह मंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य देने पहुंचे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में झूठे तथ्य, झूठी बातें और झूठा इतिहास बताने का काम किया। जो इतिहास तथ्यों में दर्ज है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उससे इतर वो कहानी बता रहे थे। और जब इस हिंसा की बात कर रहे थे, 100 दिन हो गए हैं इस हिंसा के अब, और 100 दिनों बाद भी वहां हिंसा जारी है। और यह हिंसा 3-4 मई की रात को शुरू हुई थी और 3-4 मई से लेकर अब तक चल रहा है। तमाम बेटियों के साथ में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से नग्न परेड निकाली गई, सब कुछ उसको लेके उन्होंने कहा जरूर, इतना बड़ा भाषण आज तक संसद में किसी ने नहीं दिया था। 2.25 घंटे से अधिक का भाषण उन्होंने दिया और इस भाषण में भी उन्होंने उसका कोई समझौती राज नहीं बताया। वो बस अपने दावे करते रहे, सब करते रहे। इसके बावजूद हिंसा नहीं रुक रही है। वहां के लोग बता रहे हैं हिंसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जुडिशियल कमेटी, लेकिन उसे भी वो अपने क्रेडिट में ले रहे थे और इसके बाद झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना तो इनकी परंपरा में, और इस झूठ में उन्होंने, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जिस कलावती महिला का जिक्र संसद में किया था और फिर उससे मिलने गए थे, उसको जिक्र करके कहा कि वो उससे मिले थे लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? राहुल भाऊनं आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दारिद्र्य दूर केलं, तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे। 3 लाख रुपयाची पहिला चकत दिली, चकत दिला होता ना, मग त्यानं खात्यावर जमा करून दिली, 30 लाख जमा केले। आज जर मी त्यानं राहुल गांधीनं दिलं म्हणून सने मी आयतच खात गेली, तर उद्या राहते का? ते आयता ढगच खाऊन घेतला आणि उद्या करायचे मी जर ठगता काढाला तर कहाणच जगू? कोण थालीभर पानी देते का? मग कोणी जावई होत नाही, कोणी होत नाही। किसानों की आत्महत्या से ग्रस्त विदर्भ के यवतमाल जिले के जालका गांव में रहने वाली कलावती बांदुरकर किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतीहर मजदूर के तौर पर गुजारी है। कलावती के पति परशुराम ने करीब 1.5 दशक पहले कर्ज चुकाने के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात की थी। सुर्खियों में आने के बाद कलावती को देश भर से मदद आनी शुरू हो गई थी। 2005 मध्ये मुलाचे बाबा मरण पावले। आपली खूप परिस्थिती गंभीर होती। इस पर उस महिला का वह वीडियो सामने आया कि उस महिला को न सिर्फ राहुल गांधी ने 3 लाख रुपए कैश दिए थे, बल्कि 30 लाख रुपए और दिलाए थे, जिसके बूते उसने घर बनाया, अपना काम धाम कर रही है और जमीन जायदाद।
झूठ बोलना, नफरत फैलाना, महिलाओं का इस्तेमाल करना अपने विरोधियों के लिए, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के हिस्से। इसीलिए मैं चाल चले चेहरे की बात करता हूं। आज जो एक नफरती मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो राहुल गांधी से नफरत करती हैं, गांधी परिवार से नफरत करती हैं, उनकी स्थिति है। और ये फिल्म में तमाम सारे सीरियल्स में काम किया करती थी, और क्या थी क्या नहीं थी इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि एक महिला है, इसलिए खुलासा नहीं करूंगा। बहुत कुछ मुझे निजी तौर पे पता है, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि उन्होंने आज फिर अपने वो गुण दिखा दिए और उन्होंने एक साजिश रची। और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो कर्नाटक से सांसद है शोभा, उन शोभा के जरिए एक शिकायत कराई कि राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस किया महिलाओं को देख के, जबकि राहुल गांधी कोई किस नहीं कर रहे थे। जब लोकसभा अध्यक्ष सभी को चुप रहने की बात कर रहे थे तो वो अपने सदस्यों को चुप करा रहे थे। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बैठा दिया और उनसे इशारा किया अपने सदस्यों को चुप रहने का। उसको उन्होंने फ्लाइंग किस कहा। तो साहब यदि फ्लाइंग किस भी होती तो सदन को करी होती तो उसमें बुराई क्या है? महिला पुरुष सब है। और जब वो कर रहे थे उनका मुंह लोकसभा अध्यक्ष के सामने था, और ऐसी स्थिति में उसे आप फ्लाइंग किस बना दें। जब उसका वीडियो आप देखेंगे बड़ा कायदे से तो आपको दिख जाएगा सच्चाई क्या है। और फिर तमाम महिला सांसदों से साइन करा के उन्होंने स्पीकर को कंप्लेंट दी कि राहुल गांधी को सदन की सदस्यता से हटा दिया जाए, जैसे पहले साजिश रचते रहे। और ऐसी स्थिति में इनका झूठ, प्रोपोगंडा, नैरेटिव सब सामने आ गया है और निश्चित रूप से ऐसे आरोप लगाने के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। हेमा मालिनी ने भी उस कंप्लेंट में साइन किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने किसी को किस किया। इसी तरीके से शिवसेना के एक राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने कहा यदि राहुल गांधी ने किया है तो उसमें बुराई क्या है? वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो नफरत खत्म करने के लिए इसमें तो ये किया ही जा सकता है, इसमें बुराई क्या है? कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखलंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं। राहुल गांधी उसके बाद अपने घर गए और फिर उन्हें राजस्थान निकलना था आदिवासियों के, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस था, तो राहुल गांधी ने आदिवासियों के कार्यक्रम में जाना था। उसके लिए निकले तो देखा कि एक स्कूटर सवार गिर गया और उसको चोट आई। तो राहुल गांधी ने देखा और गाड़ी रुकवाई और जाके उसको उठवाया और मदद करी और उसको हॉस्पिटल भिजवाया। ये एक होता है, ये प्रायोजित नहीं होते जैसे प्रधानमंत्री करते हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, वो ड्रामे नहीं है। चलिए छोड़िए। इसके बाद में जब हम इन सारी बातों पे बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी आज एक घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी आज अपने तमाम सारे जो ट्वीट कर रही थी उसमें क्विट इंडिया, क्या भ्रष्टाचार, क्विट जो है परिवारवाद, क्विट, और तमाम इस तरह से कर रही थी। और जब ये कर रही थी तो भूल गई क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में, जिसे अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहीं से अगस्त क्रांति कहा गया इसे, और वही आखिरी स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी लड़ाई थी जिसके बाद देश को आजादी मिली थी। तो उसे हर साल मनाया जाता है और उसका एक जुलूस निकाला जाता है। और इसके लिए महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी वहां पहुंच रहे थे। तो कहा गया कि साहब रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम में जाने के लिए यहां से गुजरना है। उन्होंने कहा भाई हम अपना जाकर के हर साल होता है, आज तक होता आ रहा है, इतने सालों से होता आ रहा है, और अब आप ये रोक रहे हैं। मुझे तो अकेला ही डिटेन किया था। सुबह 7 बजे घर पे वो लोग आए थे और ये कहा गया कि हम जो एक शांति यात्रा कर रहे थे उससे कानून व्यवस्था को खतरा था, इसलिए CP के हुक्म पर मुझे कहा कि आप घर वापस चले जाओ। मैं घर तो नहीं जाऊंगा,
तो फिर पुलिस चौकी ले गए मुझे। कितने घंटे किस तरह? 3 घंटे बिठा के रखा था उधर, बहुत अच्छी तरह से रखा था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो भी क्या करे बेचारे, अपने सीनियरों का आदेश मान रहे थे। तो हालात के बारे में जिस तरह से आप अपने ये आज क्विट इंडिया मूवमेंट आज बहुत बड़ा दिन माना था, गांधी जी ने यही से वो जो कहते हैं, मैं मेरा सद्भाग्य समझता हूँ कि आज ही के दिन 1942 में पहले बापू को और फिर बा को अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ खड़े होने के लिए गिरफ्तार किया गया, और इस भगौड़ी सरकार ने मुझे वो मान सम्मान दिया कि मुझे भी आज उन्होंने डिटेन किया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर शायद आप लोग को डिटेन करने के बाद कुछ पूछताछ की? हाँ, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो उनके काम है पूछना, वो तो पूछताछ करेंगे। क्या कार्यक्रम था सर, किस वजह से पुलिस उठाई? कुछ आप लोग रैली निकालने वाले थे या कुछ और था, या इस तरह आप? नहीं, हम रैली निकालने वाले थे, लेकिन ये पहली दफा है, हम तो हर साल करते हैं, ये पहली दफा है कि उन्होंने हमारा खतरा महसूस किया। किस प्रकार खतरा सर, तो बताइए, क्या आपको क्या? कानून व्यवस्था को खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम आतंकवादी तो है नहीं, शायद हमारे मोहब्बत के पैगाम से उनको खतरा महसूस होता हो। सर आपने तो रोक दिया गया उन्हें, सांता क्रूज थाने में ले जाकर के बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई। महात्मा गांधी और देश के स्वतंत्रता सेनानी सारे उनके साथ जो थे, उन्होंने यहाँ से नारा दिया भारत छोड़ो का, और पूरे देश उस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हुआ। आज कई सालों के बाद बार बार हर साल हम सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ के स्तंभ को अभिवादन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी याद रखने के लिए। और उम्मीद आज भी भारत में है कि कोई भी अत्याचार हो, अन्याय हो, लोकशाही स्वतंत्रता के खिलाफ कुछ कोई कार्रवाई करता है, तो इस देश के लोग इकट्ठा आके यही नारा बार बार देंगे। 80-81 साल हो गए उस दिन यहाँ भी महात्मा गांधी और सारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको यहाँ पे अरेस्ट हुई। फिर इतने सालों के बाद उनके ग्रैंडसन को डिटेन किया जाता है। मुझे लगता है कि शायद सारे हालात फिर एक बार वैसे ही है क्या, कि सवाल लोग भी पूछेंगे क्यों महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, डिटेन किया। और इसी तरह से तमाम जो गांधी जी के साथ उस समय घटना स्थल पे थे, उनको भी इसी तरीके से रोक दिया गया। 100 साल से इसी तरीके से और तमाम सारे लोगों को रोक दिया गया, किसी को घर में ही नजरबंद कर दिया गया और यह कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक समय में यह कहा जाता था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी निशा होगा। लेकिन आज उन्हीं शहीदों की चिताओं की बात छोड़िए, उन मैदान पे भी जाने से रोका जा रहा है, उनको याद करने से भी रोका जा रहा है, उनकी पुष्पांजलि करने से भी रोका जा रहा है। दूसरी तरफ आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मनाने का दावा करती है, सरकार तमाम दावे करती है। नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया की बात करते हैं, और क्विट इंडिया क्या करेंगे आप जब नफरत के ये खेल करते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से तो आप आजादी के अमृत महोत्सव में महिलाओं से बलात्कार करवा रहे हैं, महिलाओं की नग्न परेड निकलवा रहे हैं, आदिवासियों को मार रहे हैं, आदिवासियों के हक छीन रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन करके दूसरों को देने की कोशिश होती है। और झूठ क्या फैलाया जाता है कि मणिपुर के जो मैतेई समुदाय है वो 10% जमीन पे रहता है और वो 50% है, और इसके बाद में जो कुकी और दूसरे समुदाय हैं आदिवासी, वो 50% है, वो 90% भूमि में रहते हैं। साथ बिल्कुल रहते हैं, लेकिन वो 90% भूमि जहां वो रहते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है, और ये जहां रहते हैं वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र है। तो इससे आप समझा जा सकता है कि किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जाता है। पहाड़ों पे आदमी बड़े दूर दूर रहता है क्योंकि वहां पर कुछ करने को नहीं होता, स्थितियां नहीं होती। और रही बात, कहा जाता है ड्रग तस्करी का वो चलता है, तो ड्रग तस्करी का जो रैकेट चलाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, और उसे जब गिरफ्तार किया गया
तो वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने खुद पुलिस ऑफिसर को फोन करके उसे छुड़वाया। इस बात को खुद उसी पुलिस ऑफिसर ने ही बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि ड्रग तस्करी का भी पूरा धंधा इनका है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वहां की भूमि पाम ऑयल के लिए बहुत मुफीद है और उस धंधे में गौतम अडानी है। तो गौतम अडानी को कैसे सब सौंप दिया जाए, इसकी एक साजिश है और इसी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन साजिशों का दौर चल रहा है, दौर चल रहा है, नफरत का दौर चल रहा है, हत्याओं का दौर चल रहा है, बलात्कार का, रोजगार छीने जा रहे हैं, बेकार किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपके हक मारे जा रहे हैं। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं। यह पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब आप इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहते हो।